माँ भारती फाउंडेशन के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जो नेक्स्ट वीडियो बनाया था उसमें बात हुई थी मौसम जलवायु की बात हुई थी, मानसून व मानसून के प्रकारों के बारे में बात हुई थी, एटमॉस्फेयर के बारे में बात हुई थी और एटमॉस्फेयर की लेयरों के बारे में बात हुई थी। तो आज हम बात करेंगे मौसम एवं जलवायु के तत्व व इसका फसलों पर प्रभाव। तो सबसे पहले तत्व लेते हैं पाला। कौन सा तत्व लेते हैं? पाला। सर्दियों में जब वायुमंडल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है तो जो ओस की बूंदें होती है वो बर्फ में बदलकर पत्तियों की सतह पर जम जाती है, उसे बोलते हैं पाला। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम हो जाता है, जिससे जो ओस की बूंदें होती है वो बर्फ में बदल जाती है। ये फिर बात करते हैं पाला फसलों को नुकसान कैसे पहुंचाता है। जो पत्तियों की कोशिकाएं होती है उसमें कोशिका धर्म होता है, वो तापमान कम होने के कारण जम जाता है और कोशिका भित्ति नष्ट हो जाती है, जिससे फसलों की पत्तियां व पूरे पौधे भी नष्ट हो सकते हैं। और फिर बात करें पाला। पाला सुबह 4 बजे के आसपास में पड़ता है, 3 से 4 बजे के आसपास में पाला पड़ने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं पाले से बचाव के उपाय। पाले से बचाव के उपाय सबसे पहले बात करते हैं सिंचाई करना। अगर शाम के समय सिंचाई कर देते हैं तो फसलों के तापमान में 1 से 2% तापमान में वृद्धि हो जाती है और फसलों को बचाया जा सकता है। 1 से 2% तापमान में वृद्धि हो जाती है और फसलों को बचा लेते हैं। फिर बात करते हैं कृषि अपशिष्ट जलाकर। कृषि अपशिष्ट जलाकर अगर हमारे खेत के आसपास जो कृषि अपशिष्ट होते हैं उसको खेत के कोनों पे जला देने से वायुमंडलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है और फसलों को बचाया जा सकता है। टाटियां बांधकर, टाटियां बांधकर जो छोटे पौधे होते हैं या नर्सरी क्षेत्र होता है उनमें टाटियां बांधकर भी पाले से बचाया जा सकता है। और टाटियां बांधते उत्तर व पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर व पश्चिम दिशा में। ध्यान रखना, कौन सी दिशा में टाटियां बांधते हैं? उत्तर व पश्चिम दिशा में, क्योंकि उत्तर व पश्चिम दिशाओं से ही ठंडी हवाएं आती है, इसलिए उत्तर व पश्चिम दिशा में ही टाटियां बांधी जाती है। और ये कौन से क्षेत्र में बांधे? नर्सरी क्षेत्र में। ध्यान रखना, नर्सरी को टाटियां बांधकर बचाया जा सकता है। फिर बात करते हैं H2SO4 का स्प्रे करके, इसको बोलते हैं गंधक बोल देते हैं या सल्फ्यूरिक एसिड भी बोलते हैं। तो इसका 0.1% का स्प्रे करने से फसल का तापमान बढ़ जाता है और पाले से बचाया जा सकता है। ध्यान रखना, कितना परसेंट? 0.1%। इसके बाद में बात करते हैं वर्षा। वर्षा अगर अधिक मात्रा में वर्षा हो रही है तो जो फसल बोई रखी होती है उनके परागण धुल जाते हैं और पौधे बांझ रह जाते हैं। एक होती है अतिवृष्टि, एक होती है अनावृष्टि। अतिवृष्टि व अनावृष्टि। अतिवृष्टि तो होती है आवश्यकता से अधिक वर्षा का होना, क्या कहलाता है? अतिवृष्टि। और अनावृष्टि आवश्यकता से कम वर्षा होना, क्या कहलाता है? अनावृष्टि। फिर इसके बाद हम बात करते हैं वर्षा से जल निकास कर देने से वर्षा से बचाया जा सकता है। बाकी जो फसल उगी हुई होती है उसको वर्षा इससे बचाया नहीं जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं ओला। 0.5 से 5 mm के पानी की बूंदों का ठोस रूप में धरातल पर गिरना क्या कहलाता है? ओला। और ओले से
फसलों को बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है। ओला पूरी फसल को ही नष्ट कर देता है। कम क्षेत्र में ओले से बचाया जा सकता है, बाकी ज़्यादा क्षेत्र में फसल को ओले से नहीं बचाया जा सकता। बात करें कोहरा, वायुमंडलीय जल वाष्प का ठोस कणों में बदलकर स्वतंत्र रूप से वायुमंडल में तैरना क्या कहलाता है? कोहरा। और कोहरा चाय और कॉफी के लिए लाभदायक होता है। किनके लिए? चाय व कॉफी के लिए क्या होता है? लाभदायक होता है। इसके बाद में बात करते हैं तापमान। बात करें तापमान, तो अधिक व कम तापमान फसलों के लिए नुकसानदायक होता है। मान लो अंकुरण के समय कम तापमान है तो अंकुरण देरी से होगा, और अंकुरण के समय तापमान अधिक है तो अंकुरण शीघ्र होगा, वह अच्छा होगा। तो खरीफ की फसलों के लिए अनुकूल तापमान होता है, खरीफ की फसलों के अनुकूल तापमान होता है 31 से 37 डिग्री सेल्सियस, और रबी के लिए 25 से 31 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त होता है। इसके बाद में बात करें प्रकाश की गुणवत्ता। प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता का अर्थ होता है जो प्रकाश में किरणें होती है उनमें से लाल व नीली किरणें, लाल व नीली किरणों से प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है, और हरी और पीली, हरी व पीली किरणों से प्रकाश संश्लेषण कम होता है। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पहले भी ये पुटअप हो चुका है। तो कौन सी किरणों से प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है? लाल और नीली से ध्यान रखना। इसके बाद में बात करते हैं प्रकाश की तीव्रता। प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता के साथ साथ प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि होती है। इसके बाद बात करते हैं वायुमंडलीय आर्द्रता। वायुमंडलीय आर्द्रता, अगर वायुमंडल में ह्यूमिडिटी अधिक है तो कीट व रोगों का प्रकोप अधिक होता है। इसके बाद बात करते हैं तापमान। तापमान से फसलों को बचाना, तापमान से फसलों को बचाना। तो इसमें जो कई रसायन होते हैं उनका स्प्रे करने से जो पौधे में होने वाला वाष्पोत्सर्जन होता है वो उनको कम किया जा सकता है, जिससे प्रकार तापमान में जो पौधे का शरीर होता है उसमें तापमान नियंत्रण रहता है। तो ये 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बात करें तो स्टोमेटा क्लोजिंग रसायन। स्टोमेटा क्लोजिंग रसायन या केमिकल, पर्णरंध्र बंद करने वाले रसायन। ये वे रसायन होते हैं जिनका स्प्रे करने से पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं और वाष्पोत्सर्जन को कम किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल है PMA, फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, एट्राजीन, सिमाजीन और CO2। फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, एट्राजीन, सिमाजीन और CO2, इनसे पर्णरंध्र बंद हो जाते हैं और प्रकाश वो तापमान पौधे में कम रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं फिल्म फॉर्मिंग।
पत्तियों पर परत पतली संरचना बनाने वाले या पतली परत बनाने वाले, पत्तियों पर पतली परत बनाने वाले रसायन। इन रसायनों का प्रयोग करने से पत्तियों पे पतली परत बन जाती है जिसे वाष्पोत्सर्जन को रोका जा सकता है। एक तो होता है वाष्पोत्सर्जन, एक होता है वाष्पीकरण। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो होता है सजीव भागों द्वारा, पौधों द्वारा होता है वाष्पोत्सर्जन। और जो वाष्पीकरण होता है वो होता है निर्जीव सत्वों द्वारा, जैसे मृदा की सतह द्वारा क्या होता है वाष्पीकरण, पौधों द्वारा क्या होता है वाष्पोत्सर्जन। इनका भी ध्यान रखना है। तो फिल्म और भी केमिकल कौन कौन से हो गए? वेक्स, वेक्स बोलते हैं मोम को। सिलिकन, मोबिली, हेक्साडेकेनोल, और ऑयल्स। इनका प्रयोग करने से पत्तियों पे पतली परत बन जाती है और वाष्पोत्सर्जन को रोका जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप हिंदी में बोलते हैं प्रकाश परावर्तनी रसायन। प्रकाश रसायन, इन रसायनों का प्रयोग करने से जो प्रकाश की किरणें आती है वो परावर्तित होकर वापस चली जाती है। जैसे केओलिन, केओलिन, एक्लोवाइट, इनका स्प्रे करने से प्रकाश परावर्तित हो जाता है और इनकी मात्रा लेते हैं 0.5%। फिर बात करें नंबर 4 ग्रोथ रिटार्डेंस। वर्दी अवरोधक, वर्दी अवरोधक ये क्या करता है? जो मृदा के ऊपरी सतह पे जो वानस्पतिक भाग होता है उसकी वृद्धि को तो कम कर देता है और जड़ क्षेत्र होता है उसकी वृद्धि को बढ़ा देता है। तो इसमें आता है, इसका एग्जांपल है साइकोसेल। साइकोसेल इसका एग्जांपल है साइकोसेल। तो ध्यान रखना है ग्रोथ रिटार्डेंट कौन सा केमिकल है? तो साइकोसेल। अब बात करेंगे प्रकाश की अवधि का फसलों पे प्रभाव। प्रकाश की अवधि का फसलों पे प्रभाव, प्रकाश की अवधि का फसलों पर प्रभाव। तो प्रकाश की अवधि का फसलों के पुष्पन व फलन पर प्रभाव को क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कालिता। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति कालिता। और प्रदीप्ति कालिता शब्द किसने दिया था? गार्डनर व एलार्ड ने। गार्डनर व एलार्ड ने। तो ध्यान रखना है प्रदीप्ति कालिता शब्द किसने दिया था? गार्डनर व एलार्ड ने दिया था। और प्रदीप्ति कालिता के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले बात करते हैं सोल्ट डे प्लांट। सोल्ट डे प्लांट हिंदी में बात करें तो लघु दिवसीय फसलें। लघु
दिवसीय फसलें। इन फसलों के पुष्पन व फलन के लिए प्रकाश की अवधि का 8 से 10 घंटा की आवश्यकता होती है। कितने? 8 से 10 घंटे प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? बाजरा, ज्वार, मूंग, मोठ, गन्ना, वह सभी खरीफ फसलें, वह सभी खरीफ फसलें। तो ध्यान रखना कौन सी फसलें आती है इसमें, सोल्डे प्लांट में आती है सभी खरीफ फसलें जिनको पुष्पन व फलन के लिए 8 से 10 घंटे प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है, उसे क्या बोलते हैं? सोल्डे प्लांट। अब इसके बाद में बात करते हैं लॉन्ग डे प्लांट। लॉन्ग डे प्लांट हिंदी में बात करें तो दीर्घ दिवसीय फसलें, दीर्घ दिवसीय फसलें। इन फसलों के लिए पुष्पन व फलन के लिए प्रकाश की अवधि की कितने घंटे? 10 से 12 घंटे आवश्यकता होती है। कितने? 10 से 12 घंटे प्रकाश की अवधि की आवश्यकता होती है। तो इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? गेहूं, जौ, सरसों, मटर, जई, वह सभी रबी फसलें, वह सभी रबी फसलें। तो ध्यान रखना लॉन्ग डे प्लांट में कौन सी फसलें आती है, तो रबी की फसलें आती है। इसके बाद तीसरे नंबर की बात करते हैं डे न्यूट्रल प्लांट। हिंदी में बात करें तो दिवस निष्प्रभावी फसलें, दिवस निष्प्रभावी फसलें। इन फसलों के पुष्पन व फलन पर प्रकाश की अवधि की का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रकाश की आवश्यकता तो होती है पर प्रकाश की अवधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें कौन कौन सी फसलें आती है? सूरजमुखी, टमाटर, बैंगन, कपास और तंबाकू। तो इनको ध्यान रखना है। डे न्यूट्रल प्लांट में कौन कौन सी फसलें आती है? सूरजमुखी, टमाटर, बैंगन, कपास और तंबाकू। अब हम बात करते हैं वेदर फोरकास्टिंग। वेदर फोरकास्टिंग हिंदी में बात करें तो मौसम भविष्यवाणी, मौसम भविष्यवाणी। तो दोस्तों मौसम भविष्यवाणी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? लघु मौसम भविष्यवाणी, लघु मौसम या इंग्लिश में बोले तो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्टिंग। तो इसमें दोस्तों जो मौसम की भविष्य की वाणी की जाती है वो की जाती है 1 से 3 डे के लिए। कितने दिन के लिए? 1 से 3 डे के लिए या
24 से 48 घंटे के लिए की जाती है। तो ध्यान रखना, लघु मौसम भविष्यवाणी कितने दिन की जाती है? तो 1 से 3 दिन की जाती है। और ये किन के लिए करते हैं? खरपतवार नियंत्रण के लिए, खरपतवार नियंत्रण के लिए और कीटनाशक छिड़काव के लिए। खरपतवार नियंत्रण और कीटनाशक छिड़काव के लिए लघु मौसम भविष्यवाणी की जाती है। अब बात करें मध्यम रेंज वेदर फोरकास्टिंग। मध्यम मौसम मध्यम मौसम भविष्यवाणी। तो दोस्तों ये की जाती है 3 से 10 डे के लिए। कितने डे के लिए? 3 से 10 दिन के लिए भविष्यवाणी की जाती है। ये की जाती है फसल कटाई के लिए, बुआई के लिए की जाती है। फसल कटाई के लिए, बुआई के लिए। अगर आपने 3 से 10 दिन की भविष्यवाणी कर ली है, पता चल गया भाई 10 दिन में वर्षा नहीं होने वाली, तो हम फसल को सावधानी पूर्वक काट सकते हैं। अगर फसल की बुआई कर दी है तो 10 दिन तक वर्षा नहीं आई है तो उसका अंकुरण अच्छा हो सकता है, इसलिए ये भविष्यवाणी हम करते हैं। अब बात करते हैं दीर्घ मौसम भविष्यवाणी। दीर्घ मौसम ये करते हैं 10 दिन से अधिक दिनों के लिए। 10 दिन से अधिक दिनों के लिए दीर्घ मौसम भविष्यवाणी की जाती है। ये करते हैं फसल पद्धति निर्माण के लिए। फसल पद्धति बनाने के लिए या फसल पद्धति मैनेजमेंट के लिए। अब बात करते हैं दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग या हरित गृह प्रभाव। ग्रीन हाउस गैस से बढ़ने से जो पृथ्वी के समीप वायुमंडल होता है या सतह होती है उसमें तापमान की वृद्धि हो जाती है, उससे क्या बोलते हैं? हरित गृह प्रभाव। फिर बात करते हैं हरित गृह प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कौन सी है? तो एक तो होती है CO2। कौन सी? CO2। ये होती है वनों की कटाई से। इसे वनों की कटाई। अगर वनों की कटाई ज्यादा कर रहे हैं तो CO2 का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि पौधे अपने भोजन के रूप में CO2 को काम में लेते हैं और वनों की कटाई कर देते हैं तो CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। फिर बात करते हैं CH4 मीथेन। ये गैस बढ़ती है धान के खेत में। कौन से खेत में? धान के खेत में। धान के खेत से मीथेन गैस निकलती है। फिर बात करते हैं N2O। ये होती है औद्योगिकरण से या विनाइट्रीकरण की क्रिया से। औद्योगिकरण या विनाइट्रीकरण। विनाइट्रीकरण की क्रिया से ये होती है। फिर बात करें CFC। CFC की फुल फॉर्म होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये बढ़ती है AC व फ्री से। AC व फ्री से, एयर कंडीशनर और फ्री से। तो ध्यान में रखना है हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैसें जिम्मेदार होती है? CO2 होती है, CH4 होती है, N2 होती है और CFC होती है। यह आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में बात करते हैं मौसम वेधशाला का आकार। मौसम
वेधशाला का आकार। तो दोस्तों मौसम वेधशाला का आकार होता है 120 इंटू 180 फीट। कितना? 120 से 180 फीट, ये ध्यान रखना है मौसम। फिर बात करते हैं एक क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया, निम्न में से दिवस निष्प्रभावी फसलें हैं, दिवस निष्प्रभावी फसलें हैं। ऑप्शन आ गया, एक तो आ गया गेहूं, दूसरा आ गया जवार, तीसरा आ गया मटर और चौथा आ गया तंबाकू। तो कौन सा ऑप्शन होगा? गेहूं आ गया लॉन्ग डे प्लांट में, जवार आ गई शॉर्ट डे प्लांट में और मटर भी लॉन्ग डे प्लांट में आ गया। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा अपना? तंबाकू। डे न्यूट्रल प्लांट में कौन कौन सी आती है? तंबाकू, बैंगन, सूरजमुखी, कपास, टमाटर, ये फसलें सब डे न्यूट्रल प्लांट में आती है। तो ध्यान रखना, इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में आता है। दोस्तों हमारे चैनल से नए वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक व सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मैसेज के द्वारा तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू।